हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं पिछले एक हफ्ते के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना रखते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो में देखते हैं कोटेशन जो हमें पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनाता है। तो आज का कोटेशन है, कोशिश दमदार होनी चाहिए, वक्त और किस्मत दोनों बदलते हैं। यानी कि आपको अपने लाइफ में हर चीज़ के लिए कोशिश अटेम्प्ट वो जरूर करना चाहिए। एक समय के बाद जो है वक्त और किस्मत, लोग बोलते हैं ना कि किस्मत कुछ भी नहीं होता है। जब आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हो और अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ते हो तो फिर आपका समय चेंज होता है और लोग बोलते हैं कि किस्मत चेंज हो गई, जबकि उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क काम करता है। तो आपको क्या करना है, लगातार कोशिश करते रहना है, अपने आप में जो गलतियां हैं उसको सुधारते हुए। चलिए अब देखते हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न है, पहली बार G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये कौन सी मीटिंग है? G20 की व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक है। तो इसकी मेजबानी कौन करने वाला है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो मेजबानी करने वाला है बी, दक्षिण अफ्रीका। ओके, देखिए इसके बारे में डिटेल में। दक्षिण अफ्रीका पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करने वाला है। तो ये G20 की पहली क्या है, व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक, जो कि कहाँ पे होने वाला है? दक्षिण अफ्रीका में। और इस बैठक का आयोजन होने वाला है 18 से 20 मार्च के बीच में। और दक्षिण अफ्रीका ने ही क्या किया है, 2025 के लिए G20 मीटिंग की मेजबानी यानी कि अध्यक्षता। ये जो हुआ था मीटिंग 2025 में G20 का मीटिंग, उसका विषय था एकजुटता, समानता और स्थिरता। ओके, तो आपको साथ साथ ये भी ध्यान देना है। यहाँ पे बात हो रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के बारे में क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। ये मेन मोटो रहेगा इस बैठक का कि हमें विश्व व्यापार संगठन के बारे में जो खामियां है वो सब सुधार करना है और उसको आगे बढ़ाना है। तो ये मेन मोटो होने वाला है इस मीटिंग का, जो कि कहाँ पे होने वाला है? दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ पे आपने देखा है कि G20 का 2025 का मीटिंग कहाँ पे हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में। आपको पता होना चाहिए कि 2023 में कहाँ पे हुआ था? भारत में। कहाँ पे हुआ था? 2023 में भारत में। 2024 में हुआ था ब्राज़ील में। और 2025 का कहाँ पे हो रहा है? दक्षिण अफ्रीका में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत में कब हुआ था? 2023 में हुआ था। ओके दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में ये पूछे कि G20 देशों में कितने देश हैं टोटल, तो आपको ध्यान देना है कि इसका नाम G20 है, लेकिन इसमें टोटल देश है 21। कितने देश हैं? 21 देश हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में आपको ध्यान देना है G20 में टोटल प्रेजेंट टाइम में 21 देश शामिल हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये कौन से खिताब की बात हो रही है? 15वीं नंबर की हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो कि 2025 का है। तो ये किसने जीता है आपको बताना है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये जीता गया है डी, झारखंड के द्वारा। कौन जीता है? झारखंड की महिला टीम। देखिए इसके बारे में डिटेल में। झारखंड ने किसको हरा करके जीता है ये खिताब? हरियाणा को। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? पंचकुला, यानी कि हरियाणा के पंचकुला में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इसको पिछले साल कौन जीते थे? गत चैंपियन, यानी कि हरियाणा ने इसको पिछली बार जीता था और इस बार जीता है झारखंड की टीम ने हरियाणा को हरा करके। ओके, कहाँ पे हुआ है? पंचकुला, यानी कि हरियाणा में ये हुआ भी है। चैंपियन के लिए यानी कि कौन चैंपियन प्रदर्शन किया है फाइनल में? प्रमोदनी लाकड़ा, जिन्होंने टोटल 44 गोल किया है। और हरियाणा की ओर से किसने किया है? कप्तान रानी ने टोटल 42 गोल। ओके, तो यहाँ पे बात हो रहा है हॉकी के बारे में। तो हॉकी के बारे में बेसिक जानकारी हमें पता होना चाहिए, जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है हॉकी इंडिया का, जो सभी खेलों का आयोजन करता है। हॉकी इंडिया जो है भारत में पुरुष और महिला हॉकी की एकमात्र क्या है, मान्यता प्राप्त शासी निकाय है, जिसकी स्थापना सन 2009 में हुई थी। बार बार इसका स्थापना का वर्ष पूछता है, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। इसलिए मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो है दिलीप तिर्की जी। ओके, 1928 में हॉकी जो है भारत का क्या बना था? राष्ट्रीय खेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है ये। और 1928 से 1956 के बीच में भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 6 बार ओलंपिक में क्या जीता था? स्वर्ण पदक। आपको ये भी ध्यान देना है कि
6 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता गया है 1928 से 1956 के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की जो स्थापना हुई थी वो 1924 में हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में है। तो हॉकी के बारे में हमें ये सब चीज़ पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में यहाँ से कई बार कई तरह के क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? जल स्थिरता सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है? कौन सा सम्मेलन है ये? जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का। तो बताइए कि ये कहाँ पे किया गया है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये हुआ है बी, नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। देखिए इसके बारे में डिटेल में। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इस सम्मेलन का जो उद्घाटन हुआ है वो किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी ने, इन्होंने किया है। सम्मेलन में उद्योगों में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के तरीकों और नीतियों पर चर्चा की गई है। यानी कि ज़्यादा फोकस ये है कि जो भी हमारी इंडस्ट्री है वहाँ पे जल का प्रयोग कैसे हो, किससे मतलब अच्छे तरीके से हो, ये सब फोकस रहा है यहाँ पे। अपने उद्घाटन भाषण में श्री CR पाटिल ने जल प्रबंधन के 4R सिद्धांत को बताया है। यानी कि 4R क्या क्या? एक तो रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल और रिचार्ज। इसी के साथ साथ इन्होंने जोड़ दिया है 5वां सिद्धांत भी, जिसको हम लोग बोल देंगे रिस्पेक्ट, यानी कि सम्मान। सम्मान को जोड़ते हुए इन्होंने ये कहा है कि जो भी उद्योग है वो जल संसाधन का सम्मानपूर्वक और सतत उपयोग करने की अपील की है। यानी कि जो भी हमारी इंडस्ट्री है वो जल का उपयोग सम्मानपूर्वक करे कि ये हमें बहुत ही मतलब हम ब्लेस्ड हैं कि हमें इतने जल मिलते हैं, उसको वेस्ट के रूप में यूज ना करें, फालतू यूज ना करें और ऐसा यूज करें कि आने वाली पीढ़ी भी उसको यूज कर सके। तो ये फोकस रहा है इनके इस भाषण में। ओके दोस्तों, कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। यहाँ पे जल के बारे में इतनी बातें क्यों हो रही है मैं आपको ये चार्ट में समझाता हूँ। ये देखिए चार्ट, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमारे पृथ्वी पे जो भी जल है वो कहाँ पे कितना है और हमारी पहुँच में कितना है। तो अगर हम बात करें हमारे पूरे पृथ्वी पे जो जल है वो 100% है। ओके, 100% में ओशियन यानी कि महासागरों में कितने परसेंट जल है? 97%। ओके, यानी कि ज़्यादा कहाँ पे है? ओशियन में है। उसके बाद इतना बचता है ग्राउंड पे, जिसमें से आइस बर्फ में जमा हुआ है इतना परसेंट। ग्राउंड वाटर, यही इतना वाटर है जो इंसान निकाल करके यूज करता है और पीता है, यानी कि 0.68%। फ्रेश वाटर एंड फ्रेश वाटर लेक्स, यानी कि ये लेक्स में है, झीलों में है इतना परसेंट। और इनलैंड सीज और साल्ट लेक में है इतना परसेंट। एटमॉस्फेयर यानी कि हमारे वातावरण में है इतना परसेंट। और रिवर्स नदियों में है इतना परसेंट। यानी कि हम ये सब यूज नहीं करते पीने के लिए, ये भी यूज नहीं करते पीने के लिए। हमारे पास पीने के लिए जो जल है 100% में से सिर्फ और सिर्फ 0.68% है। तो सोचिए मतलब पृथ्वी पे जितना जल है उसका हम कितना परसेंट यूज़ करते हैं पीने के लिए। इसलिए यहाँ पे बात होती है कि जो हमारे पास है हमें उसको बचाना है, संरक्षित करना है उसको। ओके, तो ये रहा जल वाटर के बारे में। आपको यहाँ पे कमेंट करके एक क्वेश्चन का उत्तर बताना है। आपको बताना है कि जल दिवस यानी कि वाटर डे कब मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में खबरों में रही थैलेसीमिया किस प्रकार की बीमारी है? यानी कि ये जो खबरों में बनी हुई है थैलेसीमिया, ये किस प्रकार की बीमारी है? हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे भी क्वेश्चन बन के आते हैं कि कौन सी बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है, यानी कि कौन से हमारे बॉडी के पार्ट को वो डैमेज करती है। तो यहाँ पे बात हो रहा है थैलेसीमिया का। तो ये किस प्रकार की बीमारी आपको ये बताना है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो दोस्तों ये है एक तरह का सी, अनुवांशिक रक्त विकार। क्या है? अनुवांशिक रक्त विकार। देखिए इसके बारे में डिटेल में चर्चा में क्यों बना हुआ है, क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार ने थैलेसीमिया रोगियों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाने और उच्च उपचार लागत के कारण गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को भी इसका लाभ देने पर विचार कर रहा है, इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। वर्तमान में NTR वैध सेवा योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के रोगियों को यह उपचार प्रदान किया जा रहा है।
कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। आपको ये भी ध्यान देना है कि ये योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे बात हो रहा है थैलेसीमिया बीमारी के बारे में, तो देख लीजिए कि इसके बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो ये जो थैलेसीमिया है एक अनुवांशिक रक्त विकार है। अनुवांशिक मतलब कि ऐसी बीमारी जो हमें हमारे माता पिता के द्वारा मिली हुई होती है। तो ऐसे बीमारियों को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुवांशिक बीमारी। इस बीमारी में हमारा शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन का उत्पादन नहीं कर पाता है, जिससे गंभीर एनीमिया हो जाता है। और अगर कोई पीड़ित है इस बीमारी से तो उसको हर 2-3 सप्ताह में रक्त की आवश्यकता होती है। और इसका जो लक्षण है वो ये है कि कमज़ोर हड्डियां बढ़ जाती हैं, धीमी वृद्धि होती है, आयरन का अधिक होना यानी कि आयरन अधिक हो जाता है बॉडी में, भूख न लगना, तिल्ली या लीवर का बढ़ना, पीली त्वचा, ये सब क्या है? इस बीमारी के लक्षण है। ओके, तो ये रहा थैलेसीमिया बीमारी। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? एक्स्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल किस संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित की गई है? किसकी बात हो रही है? एक्स्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के बारे में। तो बताइए कि ये किसके द्वारा बनाया गया है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये बनाया गया है DRDO के द्वारा। ए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। ओके, देखिए इसके बारे में डिटेल में। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने कहाँ से? उड़ीसा के चांदीपुर से लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट AF-MK1 प्रोटोटाइप से भारत की एक्स्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर। आपको ये भी ध्यान देना है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि ये मिसाइल कैसे यूज होती है, एयर टू एयर या फिर एयर टू लैंड या फिर लैंड टू एयर। तो ध्यान दीजिएगा, ये एयर टू एयर मिसाइल है। इसका क्या हुआ है? सफलतापूर्वक परीक्षण। एक्स्ट्रा मिसाइल ने उड़ते हुए लक्ष्य पर सीधा प्रहार किया, जिससे इसकी सटीकता और प्रभावशीलता साबित हुई है। ओके, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित एक्स्ट्रा जो है उन्नत मार्गदर्शन और नेविगेशन सिस्टम के साथ साथ 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेज सकता है। यानी कि इसकी जो मारक क्षमता है वो कहाँ तक है? 100 किलोमीटर से भी अधिक है। यह परीक्षण भारत को LCA AF-MK1A वेरिएंट को शामिल करने और स्वदेशी रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने के करीब लाता है। ओके, तो ये फ़ायदा है। किसके द्वारा बनाया गया है? ये DRDO के द्वारा बनाया गया है, जो कि ये एयर टू एयर क्या है? मिसाइल है। आपको बस यही ध्यान देना है। यहाँ पे बात हो रहा है कि DRDO ने इसको बनाया है, तो देख लीजिए कि DRDO के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। इसका जो फुल फॉर्म है वो ये है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की एक प्रमुख संस्था है, जो कि भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक अनुषांगिक इकाई के रूप में काम करता है, जिसका गठन हुआ था 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो आपको इसका गठन और हेडक्वार्टर पता होना चाहिए DRDO के बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में किस संगठन ने करुणा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो क्या नाम है इस रिपोर्ट का? करुणा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। तो किसने जारी किया है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसको जारी किया है B, WHO ने, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। देखिए इसके बारे में डिटेल में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने करुणा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में बहुत ही अच्छी बात कही गई है। इसमें यह कहा गया है कि करुणामय देखभाल से रिकवरी तेजी से होती है और अस्पताल में रहने की अवधि कम हो जाती है, जो कि इंडियन सोसाइटी की मुझे लगता है कि बहुत बड़ी फेल्योर है। हमारे भारत में जो डॉक्टर और पेशेंट होते हैं उनमें प्यार से बातचीत ही नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे वहाँ के जो पेशेंट हैं वो जल्दी रिकवर नहीं करते हैं और लंबे टाइम तक अस्पताल में पड़े रहते हैं। और ये रिपोर्ट वही बता रहा है कि जब डॉक्टर और पेशेंट आपस में, ये क्या लिखा है? करुणामय, यानी कि कंपैशन या फिर बोलो आप मर्सी। इसमें मतलब ये होता है कि जो सामने वाला होता है वो फील करता है जो पेशेंट होता है उसके दर्द को, और वो चाहता है कि उसको वो जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। तो जिस डॉक्टर के अंदर ऐसी मतलब फीलिंग आ जाएगी वो क्या करेगा? अपने पेशेंट को जल्दी रिकवरी करा देगा और उसको लंबे टाइम तक अस्पताल में नहीं रखेगा, जो कि आज के समय में भारत के जो डॉक्टर हैं मुझे लगता है कि उनमें ये बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है कि वो सही से बात ही नहीं करते, पेशेंट की बात सुनते ही नहीं है, जिसकी वजह से सही से उपचार नहीं हो पाता है। तो ये जो रिपोर्ट है ये उसी के बारे में बात कर रही है। यह अध्ययन में पाया गया है कि सिर्फ और सिर्फ 40 सेकेंड की करुणामय बातचीत से रोगी की जो चिंता है वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से रिकवरी में तेज़ी आने लगती है। और ख़ास करके ये बात हो रहा है
कैंसर रोगियों के लिए। लेकिन ये रिपोर्ट बता रहा है कैंसर रोगियों के बारे में, लेकिन अगर आप इसको अप्लाई करोगे हर एक बीमारी में तो आपको लाभ देखने को जरूर मिलने वाला है कि जो डॉक्टर और पेशेंट है वो आपस में प्यार से बात करें और एक दूसरे की जो समस्या है उसको अच्छे से समझें। डॉक्टर बताए कि उन्हें क्या लेना पड़ेगा और मरीज समझे कि जो डॉक्टर बता रहा है समझा रहा है उसको वो चीज़ एडॉप्ट करनी ही पड़ेगी। तो दोनों को समझना पड़ेगा, तभी जो रिकवरी है वो जल्दी से हो पाएगी। ओके, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने हाल ही में गेमा 3 AI लॉन्च किया है। तो जो गेमा 3 है ये एक AI है, तो किस कंपनी ने लॉन्च किया आपको बताना है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसको लॉन्च किया है बी, गूगल ने। किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। चलिए देखिए इसके बारे में डिटेल में। गूगल ने हाल ही में हल्के और उन्नत ओपन AI मॉडल की नई श्रृंखला के रूप में हाल ही में गेमा 3 लॉन्च किया है। तो किसने किया है? गूगल ने। इसे स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य कंप्यूटिंग डिवाइसों पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें इंसानों जैसी समझ और प्रतिक्रिया देने की क्षमता है ताकि वह सुरक्षित तरीके से कार्यों को अंजाम दे सके, यानी कि इसमें इंसानों जैसी समझ है। गूगल ने 2023 में अपना पहला AI मॉडल जेमिनी लॉन्च किया था, यानी कि गूगल का पहला जो AI मॉडल था वो था जेमिनी, जिसको 2023 में लॉन्च किया गया था। तो ये रहा इसके बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, महत्वपूर्ण मिशन के लिए किस स्पेस एजेंसी ने एक स्पेस टेलीस्कोप जिसका नाम है स्फेयरिक्स लॉन्च किया है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो बताइए कि ये टेलीस्कोप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च किया है बी, नासा ने। किसने लॉन्च किया है? नासा ने। देखिए इसके बारे में डिटेल में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए नासा ने स्फेयरिक्स दूरबीन लॉन्च की है। इसे अमेरिका स्थित कैलिफोर्निया के बैडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। अपने नियोजित 2 वर्षीय मिशन, यानी कि ये 2 वर्ष का मिशन है, इस दौरान यह 450 मिलियन से अधिक आकाश गंगाओं के साथ साथ मिल्की वे में 100 मिलियन से अधिक तारों पर क्या करेगा? डेटा एकत्र करेगा। यह 102 रंगों प्रकाश की अलग अलग तरंगदैर्ध्य में ब्रह्मांड की त्रिआयामी मानचित्र बनाएगा और आकाश गंगाओं के इतिहास और विकास का अध्ययन करेगा। तो ये किसके बारे में है? टोटल ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करने वाला है स्फेयरिक्स दूरबीन। ये आपको पता होगा कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी इसका बहुत ही फेमस एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो ये उसी को और डिटेल में जानने की कोशिश करने वाला है स्फेयरिक्स दूरबीन। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा, जो कि एक अमेरिका की एजेंसी है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये 2025 का विश्व का पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स है। तो ये कहाँ पे हो रहा है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये हुआ है दोस्तों सी, नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। देखिए इसके बारे में डिटेल में। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया है। यह कितने दिन तक चला है? 3 दिन तक, 11 से 13 मार्च। इसमें टोटल 20 देशों के 280 पैरा एथलीट शामिल हुए थे और इस 280 में 145 क्या थे? भारतीय एथलीट। यहाँ पे बात हो रहा है इसके बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या रहा है। भारत ने इसमें टोटल अच्छा प्रदर्शन करते हुए 134 पदक जीता है, जिसमें 45 गोल्ड है, 40 रजत पदक है और 49 कांस्य पदक है। आपको एग्जाम में ये पता होना चाहिए कि टोटल कितने पदक आए हैं, 134, गोल्ड कितना आया है और इसी के साथ साथ भारत इस पदक तालिका में कौन सा स्थान पाया है। तो पहला स्थान मिला है भारत को। तो ये 3 चीज़ आपको पता होना चाहिए। टोटल कितने पदक हैं, उसमें से गोल्ड कितना है, स्वर्ण, और पदक तालिका में स्थान क्या है भारत का, किसमें? विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में। तो ये रहा इसके बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में भारत ने T-72 युद्धक टैंकों के इंजन के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो किसके लिए? T-72 युद्धक टैंकों का इंजन तो किस देश के साथ समझौता किया है भारत ने। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये समझौता हुआ है सी, रूस के साथ।
किसके साथ हुआ है? रूस के साथ। देखिए इसके बारे में डिटेल में। भारत ने रूस के सरकारी हथियार निर्यातक रोसोबोरन एक्सपोर्ट के साथ अपने T-72 युद्धक टैंकों के लिए उन्नत 1000 हार्स पावर इंजन खरीदने के लिए $248 मिलियन का महत्वपूर्ण सौदा किया है। कितने मिलियन का? $248 मिलियन का। इस कदम का उद्देश्य भारतीय सेना के बेड़े की जो आक्रामक क्षमता है उसको बढ़ाना है। तो कहाँ से लिया जा रहा है? रूस से। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? कनाडा के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? किस देश की बात हो रही है? कनाडा के अगले पीएम कौन बने हैं आपको बताना है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों। नए पीएम बने हैं बी, मार्क कार्नी। कौन बने हैं? मार्क कार्नी। देखिए यहाँ पे डिटेल में। मार्क कार्नी ने कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। किस नंबर के? 24वें नंबर के। ये किसका स्थान लेने वाले हैं? जस्टिन ट्रूडो का, जो कि 2015 से कनाडा के प्रधानमंत्री बने हुए थे। और मार्क कार्नी का जो मुख्य फोकस होगा वो ये होगा कि उनको कनाडा और अमेरिका के बिगड़ते संबंधों को सुधारना होगा, जो कि ट्रंप की सत्ता में वापसी आने के बाद से मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो ये फोकस का बिंदु रहेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो मैप में कनाडा और यूएसए। ये जो है कनाडा है और इधर ये है यूएसए। इनके सीमा पे बहुत ही फेमस लेक्स, झील पाए जाते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछते हैं। और उसका कई बार सीक्वेंस पूछ देता है, या तो पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब की दिशा में। तो ये देखिए यहाँ पे कौन सा लेक्स है। यहाँ पे रुकिए, ये देखिए ये कौन सा लेक है? ये है लेक सुपीरियर झील। और ये देखिए यहाँ पे कौन सा है? मिशिगन। और ये कौन सा है? ये है ह्यूरॉन। ये देखिए लेक इरी। और ये क्या है? लेक ओंटेरियो। ये जो लेक है आपको पता होना चाहिए। एक तो ये सीमा पे है कनाडा और यूएसए के, और किस सीक्वेंस में है? पश्चिम से पूरब। ये आपको पता होना चाहिए। तो एक बार फिर से बता दिया जा रहा है। ये है लेक सुपीरियर, उसके बाद है लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी और लेक ओंटेरियो। तो ये लेक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? यानी कि भारत का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो वो कौन सा है, किस राज्य का, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको राज्य बताना है, उसका नाम नहीं बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, वो किस राज्य में स्थित है। तो वो है दोस्तों सी, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? एमपी में है भारत का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व। देखिए इसके बारे में डिटेल में। केंद्र ने आधिकारिक तौर पर मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है। यानी कि कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। नाम क्या है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। यह जो उद्यान है यह मान्यता प्राप्त करने वाला इस राज्य का 9वें नंबर का बाघ अभ्यारण्य है। यानी कि ये 9वें नंबर का टाइगर रिजर्व है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का, जो कि किसी भी राज्य में सर्वाधिक है। यानी कि इतना ज़्यादा टाइगर रिजर्व किसी और राज्य में नहीं है जितना मध्य प्रदेश में है। यानी कि ये 9वें नंबर का है। सांख्य सागर और माधव सागर जो है पार्क के दक्षिण भाग में स्थित है। ये जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है इससे कौन सा दो सागर टच है? सांख्य सागर और माधव सागर। तो ये दोनों सागर भी चर्चा में है। तो एग्जाम में सीधे पूछ सकता है कि ये किस स्टेट में है। तो ये दोनों है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जो रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको 57 नंबर का बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यानी कि 58 नंबर का कौन बना है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। इससे पहले जो 57 नंबर का बना था वो एमपी का ही एक अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य जिसका नाम है रातापानी, इसको बनाया गया था। तो ये भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो ये दोनों भी चर्चा में बने हुए हैं, तो आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 किस देश ने जीती है? कौन सा चैंपियनशिप है ये? एशियाई महिला कबड्डी का 2025 चैंपियनशिप किसने जीता है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है। तो इसको जीता गया है अपने प्यारे भारत के द्वारा। सी उत्तर सही है। चलिए देखिए इसके बारे में डिटेल में। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने इसको कितनी बार जीता है? बहुत ही अच्छी बात है, रिकॉर्ड है। 5वीं बार एशियाई ये चैंपियनशिप बनी है भारत की टीम। ओके, कहाँ पे हुआ है इस बार ये? ईरान के तेहरान में। फाइनल में भारत ने किसको हराया है? ईरान को 32-25 से। ओके, 6ठी नंबर की ये एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप थी, जो कि 6 से 8 मार्च के बीच में तेहरान में आयोजित
की गई थी। अभी हमने ऊपर देखा है कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, ईरान में, जो कि ईरान में ये तीसरी बार हुआ है। इससे पहले 2007 में और 2017 में किया गया था और अब 2025 में तीसरी बार इसका आयोजन यहाँ पे हुआ है। तो कौन बना है विजेता? भारत की टीम बनी है विजेता, जो कि 5वीं बार इसका चैंपियनशिप जीता है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब मुंबई ने किस टीम को हराकर जीता है? यानी कि यहाँ पे बात हो रहा है WPL का। वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है मुंबई इंडियंस ने, तो किस टीम को हरा करके जीता है? तो ये आपको बताना है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसने हराया है दिल्ली को। सी, किसको हराया है? दिल्ली की टीम को मुंबई ने। देखिए यहाँ पे डिटेल में इसके बारे में। विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल किसके किसके बीच में हुआ है? दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में, जिसमें विजेता बना है मुंबई इंडियंस। और आपको ध्यान देना है कि ये WPL का तीसरा नंबर का संस्करण है, जिसको सबसे पहली बार जीता था मुंबई इंडियंस ने, दूसरी बार जीता था बेंगलुरु ने और तीसरी बार फिर से जीत गया है मुंबई। और इन तीनों चांस में फाइनल में कौन हारा है? सिर्फ और सिर्फ दिल्ली। यानी कि तीनों फाइनल कौन सी टीम हारी है? दिल्ली। और एक बार जीता मुंबई, दूसरी बार जीता बेंगलुरु और तीसरी बार अगेन फिर से मुंबई जीती है और तीनों बार दिल्ली ही हारी है फाइनल में। तीसरी बार फाइनल हारी है दिल्ली। मुंबई ने दिल्ली को इस बार 8 रन से हराया है। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और आप कुछ भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।